But it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन भारत को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। हम कोई ना ईरान है ना फिर वेनेजुएला है, हम पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हम उनके पास एक ही ऑप्शन है, जब हम उनके सामने टुनों पर नहीं आ रहे तब। आज ईरान के साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई लोकतंत्र है, यहाँ कोई लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है। वेनेजुएला के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। पूरा का पूरा देश कैसे किसी देश ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और आपके राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया, ये मजाल अमेरिका कैसे कर गया? अमेरिका बांग्लादेश का भला चाहता है, अमेरिका भारत का भला चाहता है। वो बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस भी अपने हिसाब से चाहते हैं। दर्शकों, मेरे पीछे जिनकी तस्वीर है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? पहचानना चाहिए, क्योंकि अभी जिस देश में अमेरिकी सेना घुसी है और दिन दहाड़े एक राष्ट्राध्यक्ष को उसके बेडरूम से उसकी पत्नी के साथ, पालतू जानवरों के साथ लेकर के चली गई है, आपको क्या लगता है कि ये सब यूं ही संभव है? सबसे पहले आप इनका परिचय जानिए। इनका नाम है मारिया कोरिया मचादो और ये है नोबेल पीस प्राइज विनर 2025 की। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला इसलिए कि ये वेनेजुएला में लोकतंत्र का झंडा लहरा रही थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतंत्र के लिए ये इतनी ज्यादा खुद को समर्पित कर चुकी थी कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और साथ ही मचादो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी दल की नेता भी है। विपक्षी दल की नेता है। इसको नोबेल इसलिए मिला क्योंकि ये देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए, उसकी सच्चाई के लिए लड़ रही थी। क्या मजाक है मेरे भाई। और इसके देश में अमेरिकी फोर्सेस जाकर इसके राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के चली गई और ये ताली बजा रही है। और सबसे मजेदार बात, ये महिला महीनों पहले अमेरिका में जाकर अमेरिकियों से गुहार लगा रही थी कि आप लोग अगर चाहेंगे तो वेनेजुएला में सब ठीक हो जाएगा। वेनेजुएला में तो कुछ भी ठीक नहीं है, वेनेजुएला तो बर्बाद हो रहा है, वहां तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है। प्लीज 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 हमारे देश का कुछ कर दीजिए, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। और आज उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 24 घंटों में ये अलग अलग कपड़ों में अमेरिका अपने देश में परेड करा रहा है। आप अपने घर की लड़ाई घर में लड़ते, लेकिन आपने अपनी घर की लड़ाई में दूसरे को मौका दिया अंदर आने का, और उसने क्या किया? वो आपको अब अपमानित कर रहा है। फिर किसी देश के सॉवरेन होने का क्या मतलब है? सॉवरेनिटी होने का क्या मतलब है? आपकी सॉवरेनिटी दुनिया में ऐसे घिनाई जा रही है, क्या मतलब है? Of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Mr. President, Do you have any hesitations about Machado? Mr. President, on Monday, Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. मादुरो का मजाक नहीं, ये पूरी वेनेजुएला का मजाक है। और जब ये वेनेजुएला का मजाक है तो इसमें क्या माचादो जैसी लेडी बच रही हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है? यह पूरी कहानी भारत से कैसे जुड़ती है? भारत जैसे देशों को वेनेजुएला संकट से क्या सीखना समझना है? हम आप वो देखकर क्या सीख समझ सकते हैं? भविष्य के लिहाज से हम उस पर आएंगे। पहले आइए, जो कुछ मादुरो के साथ हुआ उसकी पटकथा कैसे लिखी गई, यह सब शुरू कैसे हुआ। वेनेजुएला में जब जीत जाते हैं मादुरो तो दुनिया के अखबार ये लिखते हैं कि चुनाव रिग्ड हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। वहां के नेता भी यही कहते हैं कि निकोलस मादुरो इलेक्शन चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। हां, वोट चोरी करके राष्ट्रपति बन गए। और यही बात अमेरिका भी कहता है कि निकोलस मादुरो वोट चोरी करके बन जाता है राष्ट्रपति, इसलिए हम राष्ट्रपति नहीं मानते। निकोलस मादुरो वोट चोरी करके राष्ट्रपति बन गया, इसीलिए नहीं मानते कि निकोलस मादुरो आपकी बात नहीं सुन रहा है। निकोलस मादुरो अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के मामले से अलग कर रहा है, इसीलिए आपको
निकोलस मादुरो अच्छा नहीं लग रहा है। और आपने क्या किया, आपने अपना धन बल, CIA, सेना, पूरी की पूरी सिस्टम को लगाकर वहां का पूरा सिस्टम सरकार एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। विपक्षी नेताओं से लेकर वेनेजुएलियन आर्मी तक, वहां की इंटेलिजेंस तक, इवन पर्सनल बॉडीगार्ड्स तक खरीद लिए CIA ने। और तभी यह होता है कि किसी देश में किसी देश की फौज घुस जाए और बगैर किसी जवाबी कार्रवाई के आधे घंटे के अंदर उस देश का राष्ट्राध्यक्ष उठा लिया जाए, यह कैसे संभव है मेरे भाई? महीनों की तैयारी लगी होगी, खुफिया इंटेलिजेंस की इनपुट आई होगी। निकोलस मादुरो कब जगते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कितने समय शौचालय में बिताते हैं, कितना समय स्विमिंग पूल में बिताते हैं, कितना समय घर में बीवी बच्चों के साथ और कितना समय अपने पालतू जानवरों के साथ बिताते हैं। एक एक मिनट की जानकारी CIA के पास थी। एक एक मिनट की जानकारी, ऐसी जानकारी कि निकोलस मादुरो हमला होने तक अपने बेडरूम में थे, मतलब पता ही नहीं है। जो निजी सुरक्षा गार्ड होंगे राष्ट्रपति के लिए, उन्होंने एक फायरिंग तक नहीं की। आप ये समझो कि कैसे एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र ने मैनेज कर लिया ऊपर से नीचे तक। ये क्या आपको मजाक लग रहा है? और फिर आपकी सॉवरेनिटी की, आपकी संप्रभुता का मजाक क्या होता है? आपके देश का नेता किसी दूसरे देश में, वो कोई आतंकवादी थोड़ी है। निकोलस मादुरो क्या ओसामा बिन लादेन है? निकोलस मादुरो क्या है? वेनेजुएला का राष्ट्राध्यक्ष था, उसका मजाक उड़ना मतलब वेनेजुएला का मजाक उड़ना। और वेनेजुएला में कुछ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मचादो जैसे लोग, बस इसलिए कि आप अपोजिशन के नेता थे, आपको उठा करके ले गया, हम खुश हैं, अब हम सत्ता में आ जाएंगे। ये कहानी हमसे कैसे जुड़ती है, हमको इससे क्या सीखना चाहिए? और ये वोट चोरी वाली क्या कहानी है? मतलब इसके 3 स्टेज थे। पहले कहा गया निकोलस मादुरो जो है वोट चोरी करता है। दूसरे में अमेरिका तमाम तरह के प्रतिबंध तेल कंपनियों पर लगा देता है। इकलौता जो आय का साधन है वेनेजुएला के पास, वो उसकी तेल है। वो दुनिया को तेल सप्लाई नहीं कर पाता है, बेच नहीं पाता है, और वेनेजुएला में आर्थिक संकट आता है, लोगों में महंगाई चरम पर चली जाती है। तीसरा स्टेज ये कि वहां सीधे सीधे सेना अटैक कर देती है। मतलब पहले लोगों को यह बताया कि तुम्हारा राष्ट्रपति चोर है। दूसरा, इतने प्रतिबंध, इतने सैंक्शन ठोके कि लोगों में अपने आप गुस्सा बढ़ने लगा, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगा, वहां से लोग दूसरे देशों में जाने लगे। और तीसरा, जिस दिन सैन्य कार्रवाई हुई उस दिन लोग भी ताली बजा रहे, वाह 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 वाह। किसी भी देश में जब कूप होता है, कूप माफ करिएगा, जब तख्ता पलट होता है, और अमेरिका का जो तरीका है वो यही है कि लोगों में असंतोष भर दो, लोगों को बता दो कि तुम्हारा नेता चोर है, तुम्हारा नेता चुनाव में चोरी कर लेता है, इसको आम चर्चा का हिस्सा बना दो। उसके बाद जो करना है करो, लोग ताली पीटेंगे। अपने ही देश में हो रही कार्रवाई, अपने ही देश के खिलाफ जनता क्या कुछ कर जाती है, उसका अंदाजा खुद उनको ही नहीं रहता है। और अब क्या कह रहे हैं? अब तो वेनेजुएला में क्रांति हो गई, निकोलस मादुरो वहां से निकल गए, तो इस क्रांति के बाद तो वेनेजुएला चांद पे चला जाएगा, जैसा बांग्लादेश चांद पे चला गया। हमारे यहां कुछ कलाकार कह रहे थे छात्र क्रांति हो गई बांग्लादेश में। चूरन, ये ट्रंप कह रहे कि वेनेजुएला को मैं चलाऊंगा, अब अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला को। और जो अभी अंतरिम राष्ट्रपति हैं उनको कहा ट्रंप ने, हेलो, औकात में, औकात में रहना, नहीं मादुरो से ज्यादा बुरा हाल करूंगा। एक महिला जो अब वहां पर अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभाल रही हैं, जिनका नाम है रोड्रिगेज, उन रोड्रिगेज को कहा कि अपनी औकात में रहना, नहीं टांग के लाऊंगा जैसे मादुरो को टांग के लाया हूं। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यह कहानी हमसे कहां जुड़ रही है। मैं तो अभी तक वेनेजुएला कर रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। यह देख लीजिए वेनेजुएला के पास तेल कितना है, 3 लाख बिलियन गैलन तेल है इनके पास, बैरल्स में यह नंबर है। यह इतना तेल है वेनेजुएला के पास कि अगर अमेरिका अपने इस कब्जा की नीति में सफल हो जाता है और जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है
वो अगर हूबहू वैसा हो जाता है तो जितनी बड़ी चीन की इकॉनमी है ना, करीब 17-18 ट्रिलियन की, उतने का तो केवल तेल कब्जाया है अमेरिका ने। इतना तेल कब्जाया है कि इस तेल की कीमत $17 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब बता रहा हूं, इतना ही चीन की इकॉनमी है। और ये क्यों, किसकी वजह से है? ये ऐसे नेताओं की वजह से। घर की लड़ाई आप दूसरे दरवाजे पर ले गए, मेरे घर में बहुत लड़ाई है, प्लीज आप जाके पंचायत कर दोगे प्लीज? तो पंचायत करने आएगा तो पंचायत तो लुटेरा भाई। उसने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा, उसने इराक नहीं छोड़ा, उसने सीरिया नहीं छोड़ा, लेबनान नहीं छोड़ा, उसने लीबिया नहीं छोड़ा। आपको लगता है वो आपको छोड़ देगा? ये वो वाला बंदर है जो पंचायत करने के नाम पर हर बार रोटी का एक टुकड़ा खुद खा लेता है। अब आइए उस कहानी पर जो CIA का तरीका है, अमेरिका का तरीका है कि बाकी देशों में जो तख्ता पलट हो या फिर वहां पर जो सरकार बदलने का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, वो ये कि विदेशी शक्तियां भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और यह बात प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान एक बार नहीं कई बार कहा, अपनी रैलियों में भी कहा और इंटरव्यूज में भी कहा। आखिर इस बात का मतलब क्या है? और मैं ये वेनेजुएला की कहानी बताते बताते आपको ये क्यों बताने लगा? वो इसलिए क्योंकि फिर आपको यह अंदाजा होगा कि राहुल गांधी भी इस देश में अपोजिशन के बड़े लीडर हैं। यह कितना खतरनाक तरीका है यह आपके समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी 2023 में मई के महीने में लंदन में यह कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और दुनिया में जो लोकतंत्र के प्रहरी मतलब यूरोप और अमेरिका जैसे देश, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या यह सीधे सीधे आमंत्रण है या नहीं है? बाहरी शक्तियों को भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी देने के लिए इस देश का एक नेता कैसे कह सकता है? और यह तरीका एक बार नहीं, यह कई बार अलग अलग तरीके से कहा गया। यह अमेरिकी धरती से भी कहा गया और यूरोप से भी कहा गया। आप अपने देश में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, आज हारे हैं कल को फिर जीत जाएंगे, लेकिन जब आपको यह लगने लगे कि अरे हम तो जीत ही नहीं रहे, तो फिर आप क्या करते हैं? आप विदेशी शक्तियों के आगे हाथ फैलाते हैं। यानी आपको पता है कि वो तरीका क्या है, वो करते क्या है। भारत के साथ पिछले कुछ सालों में क्या क्या कोशिशें हुई हैं, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। श्रीलंका से शुरू करते हैं। श्रीलंका में क्या कुछ हुआ आपने देखा, कैसे लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसे। श्रीलंका के बाद म्यांमार में आपको ध्यान होगा, वहां सिविल वॉर होता है। बांग्लादेश का आपको ध्यान है कैसे शेख हसीना यानी प्रधानमंत्री के आवास में उन्मादी भीड़ घुस जाती है। नेपाल हालिया प्रयोग आपको याद है। पाकिस्तान का याद है, इमरान खान को जेल भेज दिया गया। ये जो हमारे आस पड़ोस में ये घटनाएं हो रही हैं, ये दरअसल टेस्टिंग लैब जैसा है जिसमें कब ये आग भारत पहुंच जाए। आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान जब लाल किले पर उन्मादी भीड़ पहुंची तो लोगों ने कहा कि यह भीड़ प्रधानमंत्री के घर की तरफ क्यों नहीं चली जाती, यह कुछ ऐसा क्यों नहीं होता जो श्रीलंका में हुआ। या फिर बांग्लादेश में जब शेख हसीना के घर में भीड़ घुसी तो लोगों ने कहा कि हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए। आपको याद होगा बिपिन रावत ने कहा था कि 0.5 जो है फ्रंट वो बेहद खतरनाक है। ये जो 0.5 फ्रंट है ये हमेशा से एक्टिवेटेड रहता है और ये ऐसे मौकों की तलाश में रहता है और इसको खाद पानी मिलता है विदेश से, विदेशी खुफिया एजेंसीज हो या दुनिया के जो देश हो जो ये चाहते हैं। अब आखिर भारत से परेशानी क्या है? निकोलस मादुरो से क्या परेशानी थी? निकोलस मादुरो से परेशानी यह थी कि मादुरो अमेरिका की सुन नहीं रहा था। लैटिन अमेरिका का देश है, अमेरिका को यह लगता है कि लैटिन अमेरिकी तमाम देश उसके जूतों को के नोक के नीचे रहे। मादुरो मना कर रहा था, तमाम अमेरिकी कंपनियों को उसने बाहर कर दिया जो तेल की बिजनेस में वहां पर थे, और यह बात ट्रंप को परेशान कर रही थी। दूसरा, ट्रंप को चाहिए था नोबेल, नोबेल मिल गया वहां के विपक्ष की नेता को, तो फिर घर में घुस गए। आप नोबेल कर रहे थे, आपको नोबेल मिल गया। अब आपको उस समय यह लगा था कि अमेरिका में जाकर अपने देश की बुराई करूंगी तो कल को अमेरिका की मदद से हमको सत्ता मिल जाएगी भीख में। आज उसने कहा चल हट,
तुझे मैं पसंद नहीं करता, तू नहीं बनेगी, रॉड्रिगेज बनेगी। मतलब वो हमारे यहां एक कहावत है कि जिसकी मां मर गई उसी के पत्ते पे चावल नहीं। पहले जा करके नाक भी कटवाया, देश की खिलाफत भी कर दी, और अपने ही देश में जब मौका लग रहा था कि हम बनेंगे तो उठा करके दे दी। यही होता है। ये सब हमारे खिलाफ जो हो रहा था वो इसीलिए कि किसी भी तरह से भारत को डिस्टर्ब करें, नहीं कर सके। 2024 का इलेक्शन हो गया। आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन के दौरान अचानक से एक नैरेटिव आता है मार्केट में। नैरेटिव ये कि जो है जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति की गिनती होनी चाहिए, इसी से देश आगे जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये वाला मामला कहां से अचानक आ गया? तुरंत राम मंदिर का निर्माण हुआ था, राम मंदिर की वेव थी, अचानक से ये जाति वाली बात आ गई। एक नेताजी विदेश जाते हैं और अचानक से ये सब शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है ये सब अनायास होता है? और जाति की ही बात नहीं होती जब 2024 में कहा जाता है कि मोदी हिटलर है, चुनाव नहीं होने देगा, लोकतांत्रिक नेता नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान की हत्या कर देंगे, ये वो पता नहीं 50 तरह की कहानी। जब 2024 के नतीजे आते हैं, बकौल अपोजिशन लोकतंत्र बच जाता है। क्यों? क्योंकि देश में सत्तारूढ़ दल बहुमत से दूर रहता है। लेकिन फिर जब 6-7 महीने निकल जाते हैं, फिर से वही नैरेटिव शुरू हो जाता है। आजकल आपने सुना होगा इलेक्शन कमीशन चोर है, वोट चोरी हो जाती है, लाभ लाभ लाभ। अब ईवीएम से कहानी वोट चोरी तक आ गई है। यही कहा गया था मादुरो और उसकी सरकार से कि लोग वोट चोरी करते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाओ जो, अरे इतनी बड़ी आबादी में कुछ लोग तो मान ही लेंगे कि वोट चोरी जैसी कोई चीज होती है, और उनको उकसाकर सड़कों पर निकालो, रोड पर निकालो, आगजनी करो, तबाही मचाओ, दंगा करो और कह दो कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को बेरोजगार रखा है, देश में गरीबी है, देश में महंगाई है, इसीलिए ये भीड़ सड़कों पर है। यही ड्रामा होता है किसी भी देश में सरकार की तख्ता पलट का, तब जब आपके मन की सरकार ना हो। 2014 के बाद अगर आप गौर करें तो कुछ बड़े जो मामले हुए उसमें अगर आपको याद होगा, शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो ध्यान होगा आपको सीए एनआरसी, एक याद होगा आपको नोटबंदी, दूसरा आपको याद होगा किसान आंदोलन, तीसरा आपको याद होगा अग्निपथ योजना को लेकर, और लास्ट में जो 2024 का चुनाव था उससे ठीक पहले पहलवान विरोध। ये सब क्या था? बारीकी से देखिए ये सब था क्या। किसान आंदोलन सरकार ने वापस ले लिया, फिर 2024 इलेक्शन से पहले किसानों का आंदोलन शुरू। नोटबंदी का आंदोलन, इस देश में आम जनता अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगी थी, कोई आग और दंगा नहीं कर रहा था, लेकिन बावजूद लोगों को बहुत उकसाने का प्रयास हुआ कि सरकार घोटाला कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। लोग नहीं माने। सीए एनआरसी के दौरान देश को एक तरह से आग में झोंकने की कोशिश हुई, जबकि सीए आज देश में लागू है। लेकिन उस दौरान यह कोशिश किया गया कि किसी भी तरह से देश को अव्यवस्था की उस आग में झोंक दिया जाए और आरोप मढ़ दिया जाए मौजूदा सरकार पर, निकम्मी सरकार है, सरकार को हटाइए, सरकार को हटाइए और बढ़िया बढ़िया आदमी सबको बिठा दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सब आपको क्या लगता है? ये सब यूं ही होता है? इन सब के पीछे बहुत दिमाग, बहुत पैसा लगता है, और ये सब होता है पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि कल को जब मान लीजिए यहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया, आज निकोलस मादुरो दूसरे देश में परेड कर रहा है और लोग वहां ताली बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे होंगे? जबकि यह शर्म का विषय है कि आपके राष्ट्राध्यक्ष को आपके घर में उठा करके कोई कैसे लेकर के चला गया मेरे भाई, और आप ताली बजा रहे हो। ताली क्यों बजा रहे हो ये आप सोचो। और भारत के साथ ये लंबे समय से इसलिए करने की कोशिश की गई है कि हमको कहा जा रहा है कि आप S-400 नहीं खरीदेंगे, हम S-400 खरीद ले रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि आप ये नहीं करेंगे, रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि आप अपना कृषि और जो दूध का व्यापार है इसके लिए जरा मार्केट खोलिए। हम कह रहे हैं कि हम FTA तब करेंगे जब एग्रीकल्चर और मवेशी या दूध वाला मामला आप अलग रखेंगे।
और इसी पर पिछले 2-3 महीने से ये ड्रामा चल रहा है। और ये सारा कुछ, ये जो अब फिर एक ट्रंप ने बयान दिया, वो बयान पहले सुन लीजिए। He's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. ये रह रहकर थोड़े थोड़े समय पर जो धमकी आती है किश्तों में, ये बस इसीलिए आ रही है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम नहीं मान रहे, हम हमारा एग्रीकल्चर और मिल्क सेक्टर नहीं खोलने वाले, और वो उसके लिए हम पर प्रेशर बना रहे हैं। जिस समय वो हमारे साथ ये कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से ये जो प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है, तब भारत ने क्या किया? भारत ने जितना भारत पर टैरिफ लगा है अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, भारत ने दुनिया में अपने लिए नए मार्केट तलाश लिए हैं। यूके से लेकर ओमान से FTA साइन हो गया है, न्यूजीलैंड से FTA साइन हो गया है। ये बात अमेरिका को परेशान कर रही है कि भाई हम बोल रहे हैं, हमको मना कर रहे हो। अब हम कोई ना ईरान है ना फिर वेनेजुएला है कि वो हम पर सैन्य कार्रवाई कर लेंगे, नहीं कर सकते। प्रेशर उनका चल नहीं रहा है, तो उनके पास एक है तीसरा रास्ता। वो तीसरा रास्ता है वही जिसमें वो नैरेटिव प्ले का, जिसमें कहा जाएगा स्टूडेंट असंतोष है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, वोट चोरी कर रही है सरकार, वोट चोरी करके सरकार बना रही है या प्रधानमंत्री बन रहा है, इसलिए लोगों में असंतोष है, लोग सड़कों पर आएंगे। और ये नैरेटिव बिल्डिंग किया जाता है। हम पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, हम न्यूक्लियर देश हैं और हमारे से कोई मामला भी नहीं है उनका। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, जब हम उनके सामने मतलब घुटनों पर नहीं आ रहे, तब वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो बांग्लादेश के जरिए, वो पाकिस्तान के जरिए वो कहेंगे कि ये हिटलर है, ये तानाशाही है, ये जो है तानाशाही करता है, ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये सारा ड्रामा होगा केवल इसलिए कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात आप सुनिए, और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो आपके खिलाफ, आपके देश में 0.5 तो बैठा हुआ भाई, वो तो कुत्तों वाली हाल है, हड्डी फेंको तमाशा देखो। और यहां तो डॉलर की बात है, डॉलर भी नहीं, चवन्नी पे बिकने वाले लोग हैं, और वो ये खेल कर देंगे। और इसीलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है मेरे भाई, आंखें खुली रखने की जरूरत है, और एकदम मजबूत रहने की जरूरत है कि वो वेनेजुएला के साथ जो कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं कर सकते। इसीलिए वो इस्तेमाल हमें आपको करने की कोशिश करते हैं, अखबारों का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल, नैरेटिव बिल्डिंग का इस्तेमाल, कि बाप रे भारत में तो सब कुछ बड़ा खराब हो रहा है। और ये ब्रेन वॉश का तरीका होता है। एक ही खबर जब आपको बार बार सुनाई जाएगी तो एक वक्त में आपको लगता है कि शायद सब कुछ गड़बड़ है। आज ईरान के साथ क्या कर रहे हैं? यहां कोई लोकतंत्र है, यहां कोई लोकतंत्र है, यहां लोकतंत्र है, यहां लोकतंत्र है, यहां लोकतंत्र है, लेकिन इनको ईरान में लोकतंत्र चाहिए। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इजराइल कह रहा है कि हम खामनेई को उठा लेंगे। मतलब निकोलस मादुरो के साथ जो कुछ अमेरिका ने किया, अब मिडिल ईस्ट में इजराइल कह रहा है कि भाई जब वो हो सकता है तो हम भी कर ही सकते हैं। ईरान की स्थिति आपको पता है। ईरान उनके लिए परेशानी इसीलिए है कि ईरान इकलौता मिडिल ईस्ट का देश है जो अमेरिका और इजराइल के सामने घुटनों पर नहीं आता है। ईरान की पॉलिसी खराब है, ये कट्टर इस्लामिक राष्ट्र है, ये सब कहानी अलग है। लेकिन जो मौजूदा सिनारियो, आपको क्या लगता है कि अमेरिका वेनेजुएला का भला चाहता है? अमेरिका बांग्लादेश का भला चाहता है? अमेरिका भारत का भला चाहता है? वो बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस भी अपने हिसाब से चाहते हैं। हम मना कर रहे हैं कि नहीं, हमारी भी शर्तें लागू होंगी, हमारा भी उसमें फायदा होगा, फायदा बराबरी का होगा तो बिजनेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात उनको बुरा लग रहा है, और इसीलिए वेनेजुएला में जो हुआ वो हमारे लिए सबक है, हमारे यहाँ के नेताओं के लिए सबक है। ये जो 0.5 के लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनके लिए सबक है कि आंखें खोल कर रखिए, दिमाग खोल कर रखिए, पढ़ते लिखते समझते रहिए, दुनिया की दशा देखते रहिए। जियोपॉलिटिक्स रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, और एशिया में वो अपने आप के लिए भारत को नेक्स्ट थ्रेट मानते हैं, और वो भारत को तोड़ने की, झुकाने की, तबाह बर्बाद करने की हर कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें आपको तैयार रहना है। वो नहीं करना है जो वेनेजुएला में लोग कर रहे हैं। उनका राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में परेड करा रहे हैं और ये लोग ताली मार रहे हैं।
जबकि वेनेजुएला के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। पूरा का पूरा देश कैसे किसी देश ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और आपके राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया, ये मजाल अमेरिका कैसे कर गया, ये सोचने का विषय है। बाकी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, राष्ट्र के बारे में सोचते रहिए, और राष्ट्र प्रेम से बड़ी कोई चीज होती नहीं है। आंतरिक लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, जो भी लड़ाई है वो हमारे घर की लड़ाई है या वैचारिक लड़ाई ही है। इसमें किसी तीसरे को मौका मत दीजिए। तीसरा आएगा समृद्धि बिल्कुल नहीं लाएगा, वो केवल और केवल बर्बादी लाएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।